Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which for my last 2-3 classes, I am going to discuss with you the powers and functions of the State Bar Council. In the said topic, I am continuing the powers of the State Bar Council. In my last class, I have discussed with you the power of the State Bar Council, in which the Bar Council can maintain a role of an advocate, right? So in the continuance of the same topic, I am going to discuss the another features of the power of the Bar Council of India under this point, maintenance of roles of advocate. All right. So all other persons who are admitted to be advocate on the roll of the State Bar Council on or after the appointed date, each such role of advocate shall consist of 2 parts. अब देखिए हमने क्या किया कि स्टेट बार काउंसिल जो है वो क्या करती है कि अधिवक्ताओं की जो नामावली है उसके 2 भाग करके रखती है. First part containing the name of senior advocates and the second part the name of other advocates. पहले भाग के अंतर्गत जो सीनियर अधिवक्ता, जैसे मैंने कहा ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक 1926 में बना, उससे पहले भी जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करते थे उनको भी हमने एडवोकेट स्टेट रोल में एज एन एडवोकेट एनरोल किया. ठीक है, एक्ट बनने के बाद तो वो सीनियर एडवोकेट कहलाएंगे. तो इसीलिए स्टेट जो रोल है वो उसके 2 भाग किए गए हैं. एक के अंदर फर्स्ट पार्ट में जो आते हैं वो सीनियर एडवोकेट्स के नाम दर्ज होते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर अदर एडवोकेट्स के नाम होते हैं. Right, entries in each part of the role of advocates prepared and maintained by the State Bar Council. ठीक है, तो दोनों ही भागों के अंतर्गत अधिवक्ताओं के जो नाम होते हैं उनको दर्ज करना और उनको ऑर्डर वाइज सीनियरिटी के हिसाब से उनको अपडेट करते रहना. ठीक है, वो भी स्टेट बार काउंसिल की ड्यूटी है. लेकिन वो ऐसा कब करती है? वो ऐसा करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के हिसाब से कि कौन कब एडवोकेट सीनियर स्केल में आएगा, सीनियर ग्रेड उनको मिलनी चाहिए. ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. द सीनियरिटी ऑफ एन एडवोकेट रेफर टू इन क्लोज ए shall be determined in accordance with his date of enrollment under the Indian Bar Council Act. ठीक है, किसी अधिवक्ता की सीनियरिटी कैसे होगी भाई? मान लीजिए किसी अधिवक्ता ने स्वयं को एनरोल कराया 1 जनवरी 1960 में. ठीक है, और एक अधिवक्ता ने अपने आप को एनरोल करवाया 1 जनवरी 1970 में. तो सीनियर कौन हुआ? जिसने पहले अपने आप को एनरोल कराया. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. जिनका एनरोलमेंट पहले होगा वो सीनियर ग्रेड में आते जाएंगे और जिनका बाद में होगा वो अदर एडवोकेट्स में होंगे. ठीक है, ये इस तरीके से सीनियरिटी डिसाइड होगी. नेक्स्ट इज द सीनियरिटी ऑफ एनी पर्सन who on or after the appointed date is enrolled as a senior advocate, ठीक है, और इज एडमिटेड एज एन एडवोकेट शैल बी डिटरमाइंड बाय द डेट ऑफ सच एनरोलमेंट और एडमिशन. ठीक है, वही बात है कि अगर कोई अधिवक्ता नीचे वाली लिस्ट में से, अदर एडवोकेट वाली लिस्ट में से सीनियर लिस्ट में आ रहा है, तो जो बाद वाले होंगे उनकी सीनियरिटी उस डेट से काउंट होगी जिससे वो एनरोल हुए हैं. तो ये एक सिंपल सा प्रोविज़न है जिसे हमें साधारण भाषा में यूँ समझना चाहिए कि सीनियरिटी उसके एनरोलमेंट डेट से काउंट होगी. ठीक है, कि उसे कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है. ठीक है, अब हम अगर इसको आगे और ज़्यादा इन डिटेल अगर बात करें तो कोई भी बात जो है अधिवक्ताओं की सीनियरिटी और उनके एनरोलमेंट से रिलेटेड अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो स्टेट बार काउंसिल अपने लेवल पे ही उसे डिसाइड करने की
करती है, और अगर कोई उससे अग्रीव्ड है उस डिसीज़न से तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसके रेफरेंस में कार्रवाई कर सकता है, अपनी ग्रीवेंस डाल सकता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वहाँ अटॉर्नी जनरल के थ्रू उस ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट करती है कि किस तरीके से आप ये समझें कि किस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया है जो अधिवक्ताओं की, हर एक अधिवक्ता की पूरी डिटेल रखता है और साथ ही साथ उनके वेलफेयर के लिए भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई अधिवक्ता जो है एक से अधिक स्टेट बार काउंसिल में अगर अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? क्या आंसर होगा आपका? नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना नाम जो है वो केवल एक ही राज्य के स्टेट बार काउंसिल में दर्ज कर सकता है। वो एक साथ अनेक राज्यों की बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि इंडियन बार एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, ठीक है, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको इंडियन बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट आपको लाइसेंस वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद चाहे आपका नाम राजस्थान के स्टेट बार काउंसिल में दर्ज है, लेकिन आप इंडियन बार काउंसिल के मेंबर हो गए हैं, आप वहाँ पर रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं, तो आप भारत संघ के किसी भी राज्य क्षेत्र में प्रैक्टिस करने के लिए फ्री होते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है। तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तभी उसे इंडियन बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब सेक्शन 19 ये बताता है आपको कि जैसे ही आपने एडवोकेट की एप्लीकेशन फिल कर दी और आपका एनरोलमेंट हो गया तो उसकी जो कॉपी है वो स्टेट बार काउंसिल आपको भेजती है कि आपका नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज कर लिया गया है और आप इस तारीख से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर के थ्रू फॉलो होती हैं। तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार जो है वो स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ताओं का नाम दर्ज करती है और किस प्रकार से जो स्टेट रोल है एडवोकेट्स का उसको मेंटेन रखा जाता है, किस प्रकार से सीनियरिटी और जूनियरिटी का डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं और हमें अगर कोई पूछे हमसे कि किस प्रकार एक व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कर सकता है तो इन चीज़ों की जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। तो होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।